ओके, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स। हमने अभी पिछली क्लास के अंदर हमने आपको स्टमक के बारे में आपको बताया थे। स्टमक, जब फूड आपका ओरल कैविटी से स्टमक में पहुंच जाता है तो स्टमक में पहुंचने के बाद स्टमक की वॉल से एक जूस निकलता है जिसका नाम मैंने बताया क्या, गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? HCl, फिर म्यूकस, फिर रेनिन, पेप्सिन। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मैंने काम आपको बताया। ये सबसे पहले खाने के साथ, खाने के अंदर ये तेजाब मिलने के बाद जितने भी बैक्टीरिया, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं उनको क्या कर देता है? उनको किल कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पहला काम है माइक्रोब्स को किल करना जो फूड के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा, ये HCl, ये एसिड जो होता है आपके स्टमक में एसिडिक माहौल, एक तेजाबी माहौल क्रिएट कर देता है। किस चीज के लिए? इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने। ये एंजाइम तभी एक्टिव होंगे, ये एंजाइम तभी काम करेंगे जब यहाँ पर एक तेजाबी एनवायरनमेंट, एक एसिडिक एनवायरनमेंट होगा, तो उसको प्रोवाइड करने का काम HCl का होता है। समझ आ गई बात? आगे सुनो। मैंने आपको बताया HCl आपकी अपनी स्टमक की वॉल को भी तो डैमेज कर सकता है। अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमारे स्टमक की वॉल भी तो डैमेज हो सकती है। तो उस स्टमक की वॉल को HCl से बचाने के लिए हमारी स्टमक की वॉल के ऊपर एक मोटी लेयर होती है। किसकी? म्यूकस। ये बचाती है स्टमक की वॉल को किससे? HCl से। लेकिन बेटा कई बार अगर आप बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाने के शौकीन हैं, बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, तो उसकी वजह से एक दिक्कत हो जाती है कि जगह जगह से ना म्यूकस गायब हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड कंज्यूम करेंगे तो आपकी स्टमक की वॉल में से जगह जगह से HCl डिप्लीट हो जाएगा, ये म्यूकस डिप्लीट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और अगर ये गायब हुआ तो जाहिर है ये HCl उस लाइनिंग को क्या कर देगा? क्या करेगा? डैमेज कर देगा। डैमेज होने की वजह से आपकी स्टमक की वॉल में से ना ब्लीडिंग होने लगेगी, खून निकलने लगेगा स्टमक से, और आपको पेट में दर्द स्टार्ट रहेगा। अक्सर पेट में दर्द रहेगा और कई बार आपको वॉमिट में उल्टी जो होगी उसके साथ खून आने का। इस बीमारी को डॉक्टर्स नाम देते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अल्सर। इसको कौन सा अल्सर कहते हैं? या तो कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर और दूसरा पेप्टिक अल्सर। गैस्ट्रिक या पेप्टिक अल्सर कहते हैं। तो गैस्ट्रिक और पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, और ये गैस्ट्रिक और पेप्टिक अल्सर होने के बाद पेशेंट को स्टमक में से ब्लीडिंग होती है, वॉमिट के साथ कई बार ब्लड आता है। और उसके अलावा अगर सीवियर केसेस में डॉक्टर्स कहते हैं अगर ये कंडीशन परसिस्ट होती है तो परसिस्ट होने के बाद इन सीवियर केसेस में इट मे लीड टू स्टमक कैंसर। बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में ये लेटर स्टेज पर स्टमक कैंसर भी बन सकता है। आपको मालूम है जिन लोगों को अल्सर की परेशानी होती है, अल्सर की दिक्कत हो जाती है, डॉक्टर्स उन पर्सन्स को बिल्कुल उबला खाने के लिए बोलते हैं। उन पर्सन की स्पाइसेस, नमक, ऑयल, ये सारी चीजें बिल्कुल बंद होती हैं, क्योंकि जब आप ये सारी चीजें बंद करेंगे तभी स्टमक के वहां जहां जहां जख्म हुए हैं, जहां जहां इंजरीज हुई हैं, जहां जहां इस तरह का नुकसान हुआ है, उसको हील होने के लिए आपको स्टमक को बचाना होता है फ्रॉम एसिड, फ्रॉम सॉल्ट, फ्रॉम ऑयल, इन सब चीजों से बचाना। मेरी बात थोड़ी बहुत समझ आई है? नहीं कहाँ समझ आई? अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मैंने फंक्शन बता दिया, म्यूकस का फंक्शन बता दिया है। अब आते हैं रेनिन और पेप्सिन पर। रेनिन क्या करता है जरा देखें बेटा। ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम होता है रेनिन। ये जो एंजाइम रेनिन है, ये क्या करता है? जब आप दूध लेते हैं ना, मिल्क, ये एंजाइम, रेनिन एंजाइम मिल्क को कन्वर्ट कर देता है किसमें? किसमें? मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। कर्ड मतलब? कर्ड मतलब बोलो बोलो। यहां पर कर्ड का मतलब दही नहीं है। यहां पर कर्ड का मतलब दही नहीं है, यहां पर कर्ड का मतलब है फटा हुआ दूध।
जो दूध फट जाता है उसको कर्ड कह रहे हैं। जो दही आप खाते हैं उसके लिए सही जो वर्ड है ना वो ये वाला होता है, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, योगर्ट। योगर्ट। लेकिन स्टमक में जब आप दूध पीते हैं, दूध के अंदर एक प्रोटीन होता है कैसीन। ये एंजाइम देखो ना, ये रेनिन एंजाइम जो है ये क्या कर देता है, मिल्क के अंदर जो मिल्क होता है मिल्क को कन्वर्ट कर देता है किसमें, कर्ड में, यानी दूध फट जाता है, स्टमक में जाके दूध फट जाता है। क्यों फटता है, उस फटे हुए दूध को डाइजेस्ट करना हमारी बॉडी के लिए ज्यादा आसान होता है इन कंपैरिजन टू मिल्क। इधर देखो, लिक्विड मिल्क के मुकाबले में फटे हुए दूध का डाइजेशन ज्यादा आसान होता है, इसलिए मिल्क हमारे स्टमक में जाकर फट जाता है। एक और चीज आपने देखा होगा, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इधर देखें, 2 महीने के, 3 महीने के, 4 महीने के जो बेबीज होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, जब मदर उन बच्चों को फीड कराती हैं, बेबीज को दूध पिलाती हैं, फीड कराती हैं, तो आपने ये बात ऑब्जर्व करी होगी, वो बच्चे अक्सर वॉमिट करते हैं। छोटे बच्चे जब वॉमिट करते हैं तो आपने देखा होगा, जो वॉमिट में मिल्क के पीसेस निकालते हैं, वो मिल्क के जो पीसेस हैं वो किस चीज के होते हैं, कर्ड के होते हैं। वो मिल्क के जो पीसेस निकालते हैं वो फटा हुआ दूध निकालते हैं, क्योंकि उनके स्टमक में जाके वो मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है। मेरी बात समझ आई? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है ये एंजाइम, कौन सा, रेनिन। और बच्चों, छोटे बच्चों में, चिल्ड्रन के अंदर, न्यूबॉर्न बेबीज में ये एंजाइम बहुत अच्छी मात्रा में बनता है, ये बहुत अच्छी मिकदार में, बहुत अच्छी क्वांटिटी में ये एंजाइम बनता भी है और सीक्रेट होता है, कौन सा, रेनिन। लेकिन अगर आप दुनिया की 70% पॉपुलेशन, 70% पॉपुलेशन, एडल्ट पॉपुलेशन के अंदर ये एंजाइम बनना बंद हो जाता है। अगर ये एंजाइम बनना बंद हो गया, आपने मिल्क पीना छोड़ दिया, बड़े होने, बचपन में पीते थे लेकिन बड़े होने पे अगर आपने मिल्क कंज्यूम करना छोड़ दिया तो ये एंजाइम बनना बंद हो जाएगा। अगर ये एंजाइम बनना बंद हो गया तो जब भी आप दूध लेंगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा, आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा, कहते हैं ना मिल्क सूट नहीं कर रहा। तो जब भी आप मिल्क लेंगे तो मिल्क लेने के बाद आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा। उस केस के अंदर डॉक्टर एक मशवरा देते हैं, एक उपाय देते हैं। बाजार में एक टैबलेट आती है, कौन सी, इस नाम से टैबलेट आती है केमिस्ट शॉप पर, कौन सी, रेनेट। ये रेनेट टैबलेट होती है, उसके अंदर एंजाइम होता है, कौन सा, रेनिन। तो अगर आप दूध ले रहे हैं और आपको मालूम है आपके स्टमक में रेनिन एंजाइम नहीं बन रहा है, तो आपको दूध के साथ ये वाली टैबलेट भी लेनी होती है। जब दूध के साथ आप ये रेनिन टैबलेट लेंगे तो इस टैबलेट लेने से आपका वो मिल्क डाइजेस्ट हो जाएगा। बगैर उस टैबलेट के आप मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। मेरी बात थोड़ी बहुत समझ आई, बात आपको ये नहीं क्लियर है? यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? तो मिल्क को कन्वर्ट करना कर्ड में, यह काम किसका है, रेनिन का है। अब उसके बाद स्टमक में ऊपर से जो कार्बोहाइड्रेट आए थे वो कार्बोहाइड्रेट एसिड्स हैं, यहां पर सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। अब सुनिए, एक और एंजाइम है स्टमक की वॉल के अंदर से निकल रहा है, कौन सा, पेप्सिन। पी से याद रखना, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन्स, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन। ये पेप्सिन एंजाइम, ये पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन्स, प्रोटीन क्या है, अभी बताया था, अमीनो एसिड की चेन को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन। तो अगर ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड की एक लंबी चेन है, तो उस लंबी चेन को, उस अमीनो एसिड की लंबी चेन को ये तोड़ देता है, कौन, पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम उस अमीनो एसिड की चेन को ब्रेक डाउन कर देता है। तो इसका मतलब यहां पर प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो इधर देखो, ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी जो प्रोटीन की चेन है वो अमीनो एसिड टूट जाएगी एक स्टेप में। जैसे यहां पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हुआ था, कहां पर, ओरल कैविटी में, वो अधूरा हुआ था, ऐसे ही आपके स्टमक में किस चीज का डाइजेशन होगा, प्रोटीन का, लेकिन वो भी अधूरा, पार्शियल होगा, इनकम्प्लीट होगा। और ये चेन मान लो 20 अमीनो एसिड की चेन थी, तो स्टमक में वो टूटकर 5 से 6 अमीनो एसिड की चेन रह जाएगी। यानी उस चेन को छोटा करना
हम कहेंगे ये प्रोटीन क्या, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ देता है किसमें, पेप्टोन्स या इसमें पेप्टोन्स और स्मॉल पेप्टाइड्स। यहां तक बात समझ आई। HCl का काम मैंने बताया, ये एसिड है, माइक्रोब्स को किल करता है और आपके स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। म्यूकस का काम क्या है, आपकी स्टमक को बचाता है किससे, HCl के एक्शन से। रेनिन क्या है, एक एंजाइम है जिसका काम है क्या, मिल्क को कन्वर्ट करना किसमें, कर्ड में। मिल्क को कन्वर्ट करना कर्ड में, ये एंजाइम कौन कराता है, रेनिन। रेनिन एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड एंड फाइनली द पेप्सिन। ये पेप्सिन का काम होता है, आप जब प्रोटीन कंज्यूम करते हैं उन प्रोटीन्स को, प्रोटीन इज नथिंग बट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, उस अमीनो एसिड की चेन को, प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड की चेन होती है उस चेन को थोड़ा सा छोटा कर देता है और उस छोटी चेन को क्या कहते हैं, पेप्टोन्स और स्मॉल पेप्टाइड्स। यहां ये काम स्टमक का होता है। समझ आ गई बात। देखो ये स्टमक हमारा एक ही चैम्बर वाला स्टमक है, इधर देखें, ये एक ही चैम्बर वाला स्टमक है, लेकिन गाय में, भैंस में, जीब्रा में, हॉर्स में, कैमल में, इन जानवरों में, रुमिनेंट एनिमल में 4 चैम्बर वाला स्टमक होता है। कंपाउंड स्टमक किसको कहते हैं, क्यों होता है बच्चों, अभी बताया था, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए उनका स्टमक कंपाउंड होता है। हमारा स्टमक कंपाउंड नहीं है, हमारी बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं हो सकता। अगर देखना एक बात और, आपने कोई फूड कंज्यूम करना, ये क्या हो रहा था, फूड का मूवमेंट डाउनवर्ड हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है, इसको क्या कहते थे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से खाना जो है ओरल कैविटी से उतर कर कहां पहुंच जाता है, स्टमक पर पहुंच जाता है। लेकिन मान लीजिए इधर देखिए, जो फूड स्टमक पर पहुंचा उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, तो जैसे ही खाना आपके स्टमक के वॉल पे टच करता है तो वहां रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर आपके ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं। ब्रेन में एक पार्ट होता है मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा नाम का एक हिस्सा होता है ब्रेन के अंदर, उसको मैसेज सिग्नल जाता है और आपका स्टमक पूछता है कि फूड के साथ इन्फेक्शन आया है, क्या करना है। तो उस केस में क्या होता है, इधर देखो, यहां से मैसेज आता है, अभी क्या हो रहा था, इसको आगे पेरिस्टाल्टिस ऐसे होनी थी ना, अगर ऐसी सिचुएशन हुई इसमें इन्फेक्शन होगा तो पेरिस्टाल्सिस यहां से शुरू हो जाएगी। पेरिस्टाल्सिस नीचे से ऊपर की तरफ होगी, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग भी कहोगे या इसको एक और नाम दे सकते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। ऊपर से नीचे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से नीचे आ रहा था ना, लेकिन अगर रिवर्स पेरिस्टाल्सिस हो गया तो खाना स्टमक से निकलकर माउथ में, ओरल कैविटी में पहुंच जाता है, इसको रिवर्स पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। ये बताओ बच्चों, आपको लाइफ में जब भी कभी वॉमिटिंग हुई होगी, वॉमिटिंग के बाद यहां पे जलन क्यों होने लगती है, वॉमिटिंग के बाद जलन क्यों होने लगती है बच्चों, कम ऑन ज्वेरिया। वॉमिट होने के बाद किसी भी इंसान को जब वॉमिट होती है, वॉमिट होने के बाद यहां जलन होती है, क्यों बेटा, जो खाना वॉमिटिंग के दौरान आ रहा है वो कहां से आ रहा है, स्टमक से, और स्टमक में आ रहा है तो जाहिर है उसमें क्या चीज मिक्स हो चुकी है, HCl, वो तेजाब मिक्स हो चुका है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स हो चुका है, तो उस एसिड की वजह से आपको यहां जलन महसूस होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से आपको जलन महसूस होती है, खाना स्टमक से निकलकर आपके ओरल कैविटी उसमें माउथ में आ जाता है, तो उसकी वजह से जलन जो होती है वो उसके अंदर पाए जाने वाले एसिड की वजह से। समझ आ गई बात। एसिड जो खाने के अंदर मौजूद होता है उसकी वजह से आपको जलन होती है अगर वॉमिटिंग।
आपको मालूम है वॉमिट होने के बाद बड़ा रिलीफ फील होता है। क्यों? कई बार आपने ओवर ईटिंग कर ली, आपने कोई चीज आपको बहुत अच्छी लग रही थी, आपने ज्यादा कंज्यूम कर ली, स्टमक की कैपेसिटी, स्टमक उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, वो बहुत ज्यादा स्टफ हो गया स्टमक। कई बार होता है, आपने बात नोट करी होगी, बहुत सारे लोग रमजान में सहरी करते हैं और सहरी इतनी कर लेते हैं, इतनी ज्यादा कर लेते हैं कि वो फिर उसके बाद पूरे दिन डका रहते हैं, समझ आ रही है, और कई बार वॉमिट हो जाती है। ओवर ईटिंग अगर आप करेंगे, ओवर ईटिंग कर लें या कंटामिनेटेड फूड कंज्यूम कर लेंगे, दोनों ही केस में क्या हो सकता है, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस, या उसको कहते हैं क्या, वॉमिटिंग। तो बच्चों आपने देखा स्टमक में किस चीज का डाइजेशन हुआ है, प्रोटीन का हुआ है, लेकिन पार्शियल हुआ है, अधूरा हुआ है, इनकम्प्लीट हुआ है, और जो दूध था वो कन्वर्ट हो चुका है किसमें, कर्ड के अंदर। ये दो मेन काम आपके स्टमक में हुए हैं, समझ आ गई बात। उसके बाद इधर देखना, इधर देखो, स्टमक के अंदर आप पेरिस्टाल्सिस होके वो फूड पहुंच गया कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आया है बच्चों, स्टमक से निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड आया उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उसमें अधूरे डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो ओरल कैविटी से बच गए थे। स्टमक में किस चीज का डाइजेशन हुआ था, प्रोटीन का हुआ था, वो भी अधूरा हुआ था, पार्शियल हुआ था। और कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हुए, फैट्स, बटर, ऑयल, घी, आपने कुछ भी ऐसी चीज कंज्यूम करी है तो वो ना तो यहां डाइजेस्ट हुई ना यहां डाइजेस्ट हुई, अब वो इंटेस्टाइन में आ गया। अब फैट का डाइजेशन इंटेस्टाइन में होगा। मेरी बात समझ आ रही है? स्टमक में डाइजेशन प्रोटीन का, ओरल कैविटी में डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन अब इंटेस्टाइन में जब पहुंच जाएंगे, इधर देखो, ये इंटेस्टाइन है, सपोज इंटेस्टाइन के अंदर जाने के बाद इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई। इंटेस्टाइन का पहला पार्ट मैंने बताया क्या कहते हैं, डुओडेनम। ये डुओडेनम है और इस डुओडेनम के अंदर मान लो ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या है, क्या है, फैट ग्लोब्यूल, बटर, घी या ऑयल का एक मॉलिक्यूल है, ग्लोब्यूल बड़ा साइज का यहां मौजूद है। अब यहां पर होने के बाद देखना ये क्या है बच्चों, क्या है ये, लिवर। इंसान के लिवर की दो लोब्स होते हैं, इंसान के लिवर में दो लोब्स होते हैं, दो कंपार्टमेंट होते हैं, दो हिस्से होते हैं, और उसके अंदर से कुछ समझ आ रहा है? ये आपका लिवर, लिवर के अंदर ये पाउच है जिसका नाम क्या है, गॉल ब्लैडर, और ये लीफ लाइक ऑर्गन। तो ये दोनों देखो, लिवर से डक्ट, एक ट्यूब निकल रही है जिसका नाम होता है बाइल डक्ट, दिस इज द बाइल डक्ट। इसमें गॉल ब्लैडर में जूस होता है जिसका नाम क्या होता है, बाइल जूस, और ये वाला जो पार्ट है इसका नाम है पेनक्रियास। पेनक्रियास से जो डक्ट निकल रही है उसका नाम होता है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियास से जो डक्ट निकल रही है पेनक्रियाटिक जूस, और लिवर से जो डक्ट निकल रही है दैट्स द, लिवर से जो निकल रही है वो बाइल डक्ट। आप आगे सुनिए, यहां पर पहुंचने के बाद ये जो लिवर है, लिवर से जूस निकलता है जिसका मैंने अभी आपको नाम बताया, क्या कहते हैं, लिवर से जूस निकलता है जिसका नाम क्या है, बाइल जूस। ये अकेला ऐसा जूस है बॉडी का, बाइल जूस इज द ओनली जूस ऑफ द बॉडी जिसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। बाइल जूस हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा डाइजेस्टिव जूस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता। फिर क्या होता है, इधर देखो, बाइल जूस में एक चीज होती है क्या, बाइल सॉल्ट्स, और दूसरी चीज होती है क्या, क्या, बाइल पिगमेंट्स।
बाइल पिगमेंट में मेन एक पिगमेंट होता है येलो कलर का, जिसका नाम होता है क्या क्या कहलाता है? बिलिरुबिन। येलो कलर का पिगमेंट होता है। ये बताओ बच्चों, बेटा हमारी बॉडी में ब्लड कहां बनता है? बोन मैरो में। आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो आपके बोन मैरो में बनते हैं। ब्लड डिस्ट्रॉय या आरबीसी डिस्ट्रॉय कहां होता है? आरबीसी की डेथ कहां होती है? आरबीसी बने आपके बोन मैरो में, लेकिन आरबीसी की डेथ कहां होती है बेटा? जोया कहकशां। आरबीसी का लाइफ स्पैन, एक आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 दिन, 4 महीने अप्रोक्सीमेटली उसका लाइफ स्पैन होता है। जब 4 महीने आरबीसी पूरे कर लेता है, 4 महीने का लाइफ स्पैन पूरा कर लेता है, तो उस आरबीसी की डेथ होनी लाजमी है। कहां होती है वो? कौन से ऑर्गन में जाके होती है डेथ? आरबीसी की डेथ कहां होगी बॉडी में? इधर देखो, आरबीसी की जो डेथ होती है वो इस ऑर्गन में होती है। किस ऑर्गन में? यह आरबीसी है, लिवर में जाकर आरबीसी की डेथ होती है और आरबीसी के टुकड़े कर देता है, और लिवर के पास एक ऑर्गन होता है स्प्लीन। स्प्लीन उस आरबीसी के टुकड़े को, जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो डेब्री होता है, उसको भेज दिया जाता है कहां पर? स्प्लीन। स्प्लीन को आम जबान में कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का ग्रेवयार्ड स्प्लीन कहलाता है। तो आरबीसी की डेथ तो होती है लिवर में, लेकिन उसके कंपोनेंट भेजे जाते हैं कहां पर? स्प्लीन में। दूसरी बात, आरबीसी के अंदर एक लाल कलर का पिगमेंट होता है, कौन सा? आरबीसी के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, कौन सा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, देखो आरबीसी के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट था, हीमोग्लोबिन। जब आरबीसी की डेथ हुई तो जाहिर है ये पिगमेंट भी खत्म हो जाएगा और ये लाल कलर के पिगमेंट से येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका नाम क्या है? क्या है? बिलिरुबिन। हीमोग्लोबिन रेड कलर का था, लेकिन आरबीसी के ब्रेकडाउन होने के बाद ये लाल कलर से येलो कलर में कन्वर्ट हो गया, जिसका नाम बिलिरुबिन है। ये बिलिरुबिन टॉक्सिक पिगमेंट होता है, जहरीला पिगमेंट होता है। इसको बॉडी से एक्सक्रीट होना होता है, बॉडी से निकालना पड़ता है। इसलिए इधर देखो, बाइल जूस जब सीक्रेट होता है तो उसमें बाइल पिगमेंट्स, ये बिलिरुबिन येलो कलर का जो पिगमेंट है, वो हमारे एक्सक्रीटा के साथ, हमारे फीसेस के साथ, हमारी बॉडी का जो वेस्ट होता है उसके साथ ही बॉडी के बाहर निकलता है। जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो फीसेस का कलर होता है हमारी बॉडी से जो एक्सपेल आउट होता है, उसका कलर येलो इसकी वजह से होता है। किसकी वजह से बच्चों? इधर देखो, बिलिरुबिन की वजह से। ये बिलिरुबिन, अच्छा इधर देखो, बिलिरुबिन एक बाइल पिगमेंट है। सब बच्चे ध्यान दो, यूरिन का कलर कैसा होता है? यूरिन का कलर भी बेटा पेल येलो होता है। पेल येलो होता है, उसमें भी बाइल पिगमेंट होता है। बाइल पिगमेंट बच्चों, अगर ये बाइल पिगमेंट पूरी बॉडी में फैल जाए, क्या होगा? अगर किसी पेशेंट की बॉडी में पिगमेंट फैल जाए, टॉक्सिक पिगमेंट बॉडी में फैल जाए, तो बताओ बच्चों, अगर बॉडी में ये येलो कलर का पिगमेंट पूरी बॉडी में फैल जाए तो बॉडी में क्या हो जाएगा? क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस, जिसको आम जबान में क्या कहोगे? कि पेशेंट को जॉन्डिस हो गया, जिसको उर्दू में कहते हैं ना पीलिया हो गया, पीलिया, पूरी बॉडी पीले कलर की पड़ गई। तो पीले कलर की होने की वजह उसमें येलो कलर का पिगमेंट है, जो लिवर का बाइल पिगमेंट होता है, येलो कलर का पिगमेंट होता है। जब वो पूरी बॉडी में फैल जाए तो उसकी वजह से पेशेंट को जॉन्डिस या हेपेटाइटिस हो जाता है। जो यह बच्चों समझ आया? क्लियर है? आगे बात सुनिए, हमारी बॉडी में ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जो दोबारा से रीजनरेट हो सकते हैं? डैमेज हो जाए तो दोबारा से बन सकते हैं, रीजनरेट हो सकते हैं, बताइए। और
3 ऑर्गन आपकी बॉडी में ऐसे हैं जो दोबारा से बन सकते हैं, बताइए कौन कौन? आपकी बॉडी का वो कौन से ऑर्गन्स हैं जो एक बार डैमेज हो जाएं तो दोबारा से रीग्रो हो सकते हैं, दोबारा से रीजनरेट हो सकते हैं? कौन से हैं बताइए, बताएं कौन से हैं, बताएं। बताओ बच्चों, कौन से वो ऑर्गन है जो डैमेज हो जाए तो दोबारा से रीग्रो हो सकते हैं? इधर देखो, स्किन, आपकी स्किन जब छिल जाती है, डैमेज हो जाती है तो नई स्किन नहीं आती। आपकी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा रीजनरेट करने की जो टेंडेंसी है, जो प्रॉपर्टी है, वो आपकी स्किन के अंदर। दूसरे नंबर पे ये वाला ऑर्गन आता है, कौन सा? लिवर। लिवर भी रीग्रो हो सकता है। और तीसरे नंबर पे आता है किडनी। किडनी तीसरे नंबर पे किडनी। किडनी आमतौर पर अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस तो रीग्रो नहीं होती। देखिए इधर बेटा, देखना इधर, आपके 2 किडनी, सपोज इफ यू डोनेट 1 किडनी टू अ नीडी पर्सन, किसी जरूरतमंद को, किसी पर्सन को किडनी की जरूरत थी जान बचाने के लिए, आपने अपनी किडनी डोनेट कर दी। इधर देखो, एक किडनी डोनेट करने के बाद जो आपकी बची हुई किडनी है, हम ये देखते हैं वो बची हुई किडनी अपना साइज बढ़ा लेती है, अपने साइज को ग्रो कर लेती है, अपना साइज एक्सपैंड कर लेती है। उस ऑर्गन को कंपनसेट करने के लिए जो बॉडी से जा चुका है उसको कहते हैं कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी। ये मेडिकल टर्म है, कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी। एक ऑर्गन के नुकसान को पूरा करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए हमारा एक ऑर्गन अपना साइज बढ़ा लेता है तो उसको कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी कहते हैं। तो इस तरह से किडनी में रीजनरेशन हो सकता है। आपकी बॉडी में 3 ऑर्गन ऐसे हैं जो दोबारा से रीग्रो हो सकते हैं, उसमें पहला स्किन, दूसरा लिवर और तीसरा किडनी। अच्छा, वैसे एक बात बताएं बच्चों, क्या किसी का भी ऑर्गन किसी को दिया जा सकता है? अगर जैसे हमने किडनी की बात करी है, क्या यह मुमकिन है एक पर्सन जिसके दोनों किडनी डैमेज हो गए, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इनको जान बचाने के लिए किडनी देनी पड़ेगी, तो कोई भी पर्सन दे सकता है किडनी? या कोई भी ऑर्गन डोनेट कर सकता, कोई भी कर सकता है? क्या उस पर्सन को कोई भी अपना ऑर्गन दे सकता है? आप बच्चों को मैंने 9th में एक बात बताई थी, जब आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वैसे तो लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर जो अरेंजमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दुनिया के सारे इंसान का अलग अलग होता है। इसका मतलब ये, इधर देखो, जब आप किसी पर्सन का ऑर्गन किसी दूसरे पर्सन की बॉडी में लगाओगे तो उस पर्सन के व्हाइट ब्लड सेल्स को ये पता चल जाता है कि दिस इज नॉट माय ऑर्गन। उसको, उसकी बॉडी को, उसके इम्यून सिस्टम को, उसके व्हाइट ब्लड सेल्स को ये पता चल जाता है ये मेरा ऑर्गन नहीं है, ये बाहर का है। और जब उसको पता चलता है ये मेरा ऑर्गन नहीं है, बाहर से आया है, तो उस ऑर्गन को उसका इम्यून सिस्टम अपना दुश्मन कंसिडर करता है, अपना दुश्मन मान लेता है और दुश्मन मानकर उस ऑर्गन पर हमला शुरू कर देता है। और हमला शुरू होने के बाद 2-3 दिन के बाद वो ऑर्गन काम करना छोड़ देता है, बंद कर देता है, और डॉक्टर्स कहते हैं पेशेंट की बॉडी ने ऑर्गन को रिजेक्ट कर दिया, यानी ट्रांसप्लांट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। मेरी बात थोड़ी बहुत समझ आ रही है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब हम करते हैं तो आमतौर पर ऑर्गन रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गन रिजेक्ट ना हो तो उस केस में क्या, किस बात का ख्याल रखना पड़ता है बताइए? अगर आप चाहते हैं कि डोनर जो ऑर्गन डोनेट कर रहा है वो पेशेंट की बॉडी में लग जाए, सक्सेसफुली लग जाए, तो इसलिए किस बात का ख्याल आपको रखना होगा? ऑर्गन रिजेक्ट ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं?
किस बात का ख्याल रखना पड़ेगा बच्चों? हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि जो ऑर्गन डोनेट कर रहा है और ऑर्गन जो ले रहा है, दोनों के बीच में ब्लड रिलेशन, क्लोज ब्लड रिलेशन जितना होगा उतना ऑर्गन रिजेक्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जितना रिलेशन दूर होता जाएगा, जितना रिलेशन खून का रिश्ता, जितना जीन्स का जो कंपैटिबिलिटी है वो जितनी दूर होती जाएगी उतने रिजेक्शन के चांसेस भी बढ़ेंगे। मेरी बात समझ आई या नहीं? ऑर्गन रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जितना रिलेशन दूर होता जाएगा। जैसे सबसे बढ़िया ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तुम्हारी और हमारा ऑर्गन हमारी बॉडी में लगा दिया जाए, ये सबसे बढ़िया ट्रांसप्लांट होता है, ये कभी रिजेक्ट नहीं हो सकता। हमारा ऑर्गन हमारी बॉडी में लगा दिया जाए। कैसे? किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ, उसका फेस डैमेज हो गया लेकिन सर्वाइव कर गया पेशेंट, तो उस केस में आप अगर सर्जन है तो उस पर्सन की थाई से स्किन का पैच लेकर उसके फेस पे लगा सकते हैं, ये रिजेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसी का ऑर्गन उसी की बॉडी में लगा रहे हैं। उसके बाद आप डॉक्टर हैं, आप सर्जन हैं, आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, तो जो पेशेंट हैं जिनके दोनों ऑर्गन खराब हो गए हैं या किडनी खराब हो गए हैं, तो आप उस पेशेंट से पूछेंगे कि आपकी कोई ट्विन बहन या ट्विन सिस्टर या ट्विन भाई तो नहीं? अगर आपका कोई ट्विन ब्रदर या सिस्टर है तो आप उसको बुला लीजिए, उनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो सकता है। अगर उन्होंने कहा कि वो मेरा कोई ट्विन ब्रदर या मेरी सिस्टर नहीं, तो उस केस में हम प्रेफर करेंगे सिबलिंग्स, नॉर्मल भाई बहन, वो भी दिया जा सकता है। अगर नॉर्मल भाई बहन नहीं है, फिर पेरेंट्स और बच्चों के बीच में देखा जाता है। पेरेंट्स भी नहीं है तो मैटरनल फैमिली नहीं है, पैटर्नल फैमिली, यानी जितना रिलेशन दूर होता जा रहा है उतने रिजेक्शन के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल कराने के लिए हमें ऑर्गन डोनर और ऑर्गन लेने वाले के बीच में ये देखना पड़ता है, जीन्स जो हो करीब हो और उनके बीच में ब्लड रिलेशन जितना करीब होगा उतने रिजेक्शन के चांसेस भी कम होंगे। ये मेरी बात समझ आई बच्चों को? मैंने आपको जो अभी आज मैंने आपको ये बताया है, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल मैंने आपको बताई है। अभी हम इंटेस्टाइन पे पहुंचे हैं। मैंने आपको बताया ओरल कैविटी में किस चीज का डाइजेशन हुआ है? कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन पार्शियल हुआ है, अधूरा हुआ है। स्टमक में किस चीज का डाइजेशन हुआ है? स्टमक में डाइजेशन हुआ है, पार्शियल डाइजेशन किस चीज का? प्रोटीन का। और मिल्क कन्वर्ट हुआ है किसमें? कर्ड में। मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हुआ है और पार्शियल डाइजेशन प्रोटीन का हुआ है आपके स्टमक में। उसके बाद अभी फैट का डाइजेशन बाकी है। इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द डाइजेशन है वो कैसे होगा वो आगे हम बात करेंगे। इंटेस्टाइन के अंदर जब फूड जाएगा तो उसके बाद बाइल जूस सैक करेंगे। और अच्छा, आपको एक वर्ड सुना है? कुछ लोगों के अंदर ज्यादातर 90% औरतों में, लेडीज में, आपने एक नाम सुना होगा, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं पथरी। गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं, पथरी हो जाती है। तो उस पथरी होने पर अगर यहां पे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स आ गए तो फिर उस केस में डॉक्टर काट देते हैं, गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं। क्यों निकालते? क्यों? जैसे किडनी में हो जाता है तो लेजर से क्रश करके निकाल देते हैं, लेकिन इस केस में लेजर अप्लाई नहीं करते। तो आपको ये सोच कर आना है कि इसमें लेजर हम अप्लाई क्यों नहीं करते, ये गॉल ब्लैडर निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है? गॉल ब्लैडर को निकालना जरूरी क्यों हो जाता है? जी बोलिए। मतलब आप गॉल ब्लैडर निकालने के बजाय यहाँ पे जो स्टोन्स हो गए हैं उनको छोटे छोटे टुकड़े करके, पीसेस करके निकाल दीजिए उसको। पूरा गॉल ब्लैडर काटने की जरूरत क्या है? मैं ये सवाल करूँ, ये पूछ के आइएगा अपने टीचर से, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो अगली क्लास में इंशाल्लाह हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन, अगली क्लास में पूरा एलिमेंट्री का नाम पूरा हो जाएगा, ठीक है?